मिनट में हमारे तो एक बार मैं वो शुरू से बता दो भैया, रिपीट कर देता हूँ जिससे थोड़ा सा वो दशरथ भाई को उनको भी, क्योंकि स्वस्थ तो सबको ही रहना है, खासकर जिनकी उम्र ज्यादा है शरीर की, तो वो स्वस्थ रहेंगे तो अनुभव संपन्न भी हो जाएंगे। तो जैसे आदरणीय नागराज जी कहते हैं, वैसे डॉक्टर गोपाल शास्त्री भी कुछ सूत्रों का उपयोग करते हैं कि बीमारी को हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अंधेरा वास्तविकता नहीं है, किसी कमरे में अंधेरा है तो उसको हम लठ मार के या बाल्टी में भर भर के निकाल नहीं सकते, कि वास्तविकता में है ही नहीं तो निकालोगे कैसे? तो प्रकाश वास्तविकता, उसको ले आओ तो अंधेरा चला जाएगा। वैसे बीमारी वास्तविकता नहीं है शरीर में, स्वास्थ्य वास्तविकता है। तो बीमारी को हटाने का प्रयास पूरी दुनिया कर रही है। उसकी जगह आप स्वास्थ्य को, शरीर को समझ के स्वास्थ्य को समझ लें, स्वास्थ्य आ जाएगा तो बीमारी नहीं टिकेगी। और स्वास्थ्य स्वाभाविक अवस्था है शरीर की, वास्तविकता है। बीमारी वास्तविकता नहीं है, अस्वाभाविक अवस्था है। तो ऐसे में स्वस्थ रहना आसान है, बीमार रहना मुश्किल है। जबकि अभी हम उल्टा समझते हैं कि बीमारी बहुत तरह की हो सकती है और एक दिन भी निकलता भी नहीं बीमारी तो वो चमत्कार है। तो उनका मानना ऐसा नहीं है। तो बोले कि अब इसको शरीर को समझ लेते हैं। तो बोले जैसे दाल 10 कटोरी बनाई, 8 घर वालों ने खा ली, 2 बच गई, अब वो पड़ी रहेगी, फ्रिज में रखना भूल गए तो वो सड़ेगी, सड़ेगी तो बदबू आएगी या खट्टा हो जाएगा, और पड़ा रखोगे तो कीड़े लग जाएंगे, पड़ जाएंगे, कीड़े पैदा हो जाएंगे। वैसे ही शरीर में आपने भोजन किया, वो पचा नहीं, उसके पहले दोबारा भोजन कर लिया, इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वो मिल गया मिठाई तो फिर खा लिया। तो ऐसे आप बार बार खाते रहे, तो ऐसे में अंदर पुराना पचा नहीं था, वो सड़ेगा, सड़ेगा तो उसमें भी बदबू आएगी अंदर और गैस बनेगी, तो उससे गैस की बीमारियां होंगी। और दूसरा है कि बदबू के साथ में खट्टा होगा तो खट्टे का मतलब एसिड, तो एसिडिटी संबंधित बीमारी होगी। तो 80% बीमारियां जितनी हैं उनकी 80% जो है वो इन 2 कारणों से है, गैस और एसिड। और उनका हम 3 ही चीज शरीर में अंदर ले रहे हैं, पानी, हवा और भोजन। हवा पानी मोटा मोटा एक जैसा मिल रहा है सबको, भोजन का फर्क है। तो भोजन के कारण हम बीमार हो रहे हैं। तो शरीर की अगर हम ये सारी व्यवस्था समझ जाएंगे कि भोजन पहले 4 घंटे आमाशय में रहता है, 6 घंटे छोटी आंत में, 4 घंटे बड़ी आंत में, टोटल 14 घंटे, आप उस हिसाब से चलेंगे तो बीमार पड़ नहीं सकते, वो स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकते हैं। तो करना ये है कि सुबह का भोजन जो है वो ऐसा करना है कि शाम के भोजन के पहले वो पच जाए। तो वो क्या हो सकता है, वो कच्चा, जैसा प्रकृति ने दिया है वैसा ही करना है। तो सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। तो ओरिजिनल का मतलब है प्रकृति ने जैसा दिया वैसा खाना है। सीजनल और रीजनल की पहचान क्या है? बाजार में जो सबसे सस्ता फल मिल रहा है, सबसे सस्ती सब्जी मिल रही है, सबसे सस्ते जो पत्ते मिल रहे हैं, वो आसपास से आए हैं इसलिए सस्ते हैं, तो रीजनल हो गए वो। और वो उस मौसम में पैदा होते हैं इसलिए सस्ते हैं, ज्यादा उत्पादन होने से, इसलिए वो सीजनल भी हो गए। तो सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल का ध्यान रखना है। तो सुबह आपको ये कच्चा खाना है। तो जो प्राकृतिक आप खाओगे, बोलो मनुष्य को छोड़ के कोई भी जानवर पका के नहीं खाता है, और मनुष्य जितना बीमार कोई भी जानवर नहीं होता है। तो हम ये सुबह ऐसा खा लें। उसमें 7 दिन का वो शिविर करते हैं, 7 दिन में वो अलग तरह से ये कच्चा खिलाते हैं सुबह। और वो 7 दिन लंबा खींचते इसलिए है, विषय तो छोटा सा ही है, कि आपको हर तरह की वैरायटी खिलाते तो आपको ये ना लगे यार कि ये संभव नहीं है यार, जिंदगी का मजा ही खत्म हो जाएगा, नीरसता आ जाएगी, एक जैसे भोजन करना है। तो उसमें बदल बदल के, एक रेसिपी बुक भी है उनकी, कि कच्चे में क्या क्या तरह के जूस हो सकते हैं, क्या क्या तरह के सलाद हो सकती है, क्या क्या तरह के फ्रूट्स के कॉम्बिनेशन बना के आप खा सकते हैं। तो जिससे आपको रोज वैरायटी मिले। सब्जियों में भी बिना पकाए आप उसमें किस तरह से मसाला वसाला भर के उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं। तो 7 दिन तो रोजाना वो खिलाते हैं। और तो सुबह वाला भोजन आप जो कच्चा खाएंगे, प्राकृतिक खाएंगे, अब मैं एग्जैक्ट भूल गया, 4-6 घंटे में पच जाएगा, तो शाम तक पच गया वो। अब शाम को आपकी इच्छा हो जो खा लो आप, पका हुआ। तो अब वो उसके बाद आपको 14 घंटे गैप रखना है। बोले 5 तत्व से जैसे शरीर बना है, भारतीय शास्त्रों में जो कहा गया लंच है। नहीं करना, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, लंच है ना, ये लंच ही तो है। नहीं तो कच्चा ब्रेकफास्ट में कच्चा लिया ना अपन ने? नहीं नहीं, वो अभी थोड़ा डिटेल पे और आऊंगा, अभी डिटेल पे थोड़ा सा।
तो सुबह नाश्ता और लंच ये जो है कच्चा वाला है कि इसको शाम तक पच जाना है और ये आमाशय से आंत वांत से होते हुए निकल जाए। आगे शाम को पक्का खा रहे हो तो पक्का खाने के बाद आप कुछ 14 घंटे गैप रखना है। ये 14 घंटे कैसे आया कि पंच तत्व से शरीर बना है, तो उसमें आकाश तत्व जो है वो सबसे ज्यादा है 60%। तो 60% टाइम 24 घंटे का 14 घंटा होता है, तो आपको 14 घंटा आपको उन्होंने उस हिसाब से भी उसको तर्क के रूप में रखा, तो 14 घंटे आपको कुछ नहीं खाना है। तो अब शाम का भोजन आप कुछ भी खा रहे हो, बाद में आप सोते ही हो, तो ऐसा करके सुबह आप काउंट कर लो। अगर आप 8 बजे भोजन कर रहे हैं तो 14 घंटा हो गया 10 बजे। 10 बजे तक आपको कुछ नहीं खाना है। अगर आपने 6 बजे खाया है तो 8 बजे तक, आपने 10 बजे खाया है तो फिर उस हिसाब से आपको 12 बजे तक, तो 14 घंटा आपको नहीं खाना है। और इसमें पके में आपको मीठे का शौक, मीठा भी खा लो, आपको अन्न जो भी खाना है वो भी खा लो। उसमें बस उन्होंने बोला कॉम्बिनेशन आपको 20-80 का रखना है, 20% अनाज, 80% सब्जी। और ये आदर्श स्थिति बताइए, उसमें थोड़ा बहुत जीभ के हिसाब से, इंद्रियों के हिसाब से हो जाए तो भी ऐसी समस्या नहीं, आगे बताया उन्होंने। तो 20-80 का रखोगे तो गारंटी है टैबलेट नहीं लोगे आप जिंदगी में। अब वो एक तो क्या बीच में सवाल नहीं करने देते हैं ज्यादा वो, और मेरे सवाल करने की आदत है क्योंकि जब समझ में नहीं आता पूछ लेता हूं मैं। तो वहां वो है ही नहीं व्यवस्था जैसी व्यवस्था अपने जीवन विद्या में है या क्लास में होती थी स्कूल कॉलेज में। तो फिर वो टोकते बहुत रहते थे। तो थोड़ा मैंने देखा कि जैसे उनका वो पक्ष तो कमजोरी था कि अहंकार भी खतरनाक था, गुस्सा भी खतरनाक था, टोकते बहुत थे, तो लोग सवाल ही नहीं करते थे। पर मैंने कहा मुझे तो 55 हो गया तो स्वस्थ रहना है, तो मैंने कहा अपन सवाल कर ले। तो 2-3 बार मुझे टोका भी, पर मैंने कहा अपने को तो दूसरे की अयोग्यता से प्रभावित नहीं होना है, तो मैंने अपने सवाल जारी रखे। स्लिप भेजता रहता था मैं, उसमें वो सबके सामने मेरी बेइज्जती से कर देते थे। पर मैंने कहा ठीक है, इज्जत और बेइज्जती तो बाहर होती नहीं है, अंदर होती है। अपन भरे रहेंगे तो बाहर वाला कुछ भी करे अपन प्रभावित नहीं होंगे। तो मैं ये नहीं करूं मैं भरा हुआ हूं, लेकिन मैं कुछ सूत्र को जीवन में उतारने का प्रयास करूं आदर नागराज जी की। तो उससे मुझे लगा भी कि अपने को यहाँ पर अपना लक्ष्य है ज्ञान पाना, कि भाई स्वस्थ कैसे रहेंगे। और मुझे एक मेरे मित्र ने बताया था, कमलेश कच्छारन है जो राजसमंद में है, तो वो कह रहा डायबिटीज ही खत्म हो गई यार। मेरे मित्र के देखो ये पार्टनर है, इसके बीपी की गोली चलती थी बंद हो गई, और उसने मुझे खिलाया वहां अपने उसका जो गोडाउन था बिजनेस का। तो वहां पे मैं संध्या गए थे वो नाथद्वारा का भवन देखने बीच में, तो वो खिलाया उसने जब हम वहां जा रहे थे शिविर में निकोरा में। उस समय की बात है ये, कमल मंगल जी ने ठहरा था उस समय की बात है। तो मुझे लगा यार कमाल है यार, तो मैंने तय कर लिया भी करना है। तो मैंने उसको कहा कोई शिविर तो बताना, तो उसने बताया यार संयोग से तुम्हारे भिलौड़ा में शिविर लग रहा है। तो मैं निकोरा से आया एक दिन गैप के बाद, और शिविर था तो शिविर कर लिया। अनिरुद्ध आदित्य को बोला था तो ये 1-2 दिन के लिए आए थे ये भी। तो अब ये मैं समझ नहीं पाया, उन्होंने बोला 20% अनाज जो है, अनाज वो एसिडिक बता रहे थे और सब्जी जो एल्कलाइन बता रहे थे। तो बोले कि 20-80 का रेशियो रखो शाम को, और फिर आप सब ठीक रहेगा। और अब उसमें जैसे दूध के वो थोड़ा मानते हैं, दूध जो है वो दूध या दूध से बने हुए आइटम वैसे तो नहीं लेना चाहिए, पर फिर भी आपकी इच्छा तो लो आप, पर वो 20% में आ जाएगा सब, उनका ये कहना था। तो अब मैं उस समय से ये पालन कर रहा हूं। मेरा तो आत्मविश्वास बढ़ा कि नहीं मैं बीमार नहीं होऊंगा। इस बार जैसे मौसम बदला, हर मौसम बदलाव पे मेरे गला खराब होता ही है, और मुझे एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, वो होम्योपैथी से भी ठीक नहीं होता है। इस बार सब ठीक चल रहा है, जबकि मैं गर्म पानी पीना पड़ता है मुझे हर मौसम बदलाव में। इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, सब ठीक चल रहा है। और मुझे विश्वास है कि जबकि मैं पूरे नियम का पालन नहीं कर रहा हूँ फिर भी सब ठीक रहेगा। तो उनका कहना था अगर मान लो बीमार पड़ भी गया, 1 दिन का उपवास कर लो, या मान लो कभी सुबह किसी के यहाँ दावत है और आपने खा लिया पक्का, कोई बात नहीं, खा सकते हो आप, उसके बाद उपवास कर लो 1 दिन का। 1 दिन के उपवास में 60% बीमारी चली जाती है। बोले कि भोजन करने के 15 मिनट बाद जो है
60% ब्लड सर्कुलेशन आमाशय की तरफ होता है, क्योंकि आमाशय में भोजन पहुंच जाता है तो उसको पचाना है, और 40% ब्लड ही मिलता है बाकी शरीर को। तो ऐसे में उनका कहना है कि आपने अगर कभी सुबह कर लिया पका हुआ भोजन, एक दिन को उपवास कर लो, सारे शरीर की जीवनी शक्ति जो है वो उस बीमारी को ठीक करने में लग जाएगी। शरीर अपने आप व्यवस्था है, वो बीमारी को टिकने नहीं देता है। हमारी आपकी गलती से आई है, आपके शरीर को नहीं समझने के कारण आई है, वो ठीक कर देगा। और 3 से 5 दिन के उपवास में लगभग 100% बीमारी चली जाती है। उन्होंने बोला कि अभी क्या होता है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम जाते हैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर देता है एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या है? कीड़े मारने की दवा। तो जैसे दाल का उदाहरण समझाया था उन्होंने कि दाल जब पड़ी रही, सड़ी, बदबू आई, खट्टा हुआ, फिर भी पड़ी रही, तो फिर उसमें कीड़े पड़ गए, कीड़े पैदा हो गए। वैसे शरीर में भी सड़ता रहता है, हम फिर खाते रहते हैं, तो वो बदबू और उसके बाद गैस और एसिड के बाद कीड़े पड़ते हैं। कीड़े मारने के लिए फिर डॉक्टर पास जाते हैं, एंटीबायोटिक देता है। तो एंटीबायोटिक दवा क्या है? वो जहर है जो कीड़े मारती है। तो रोज हम अपने वहां महिलाएं बहुत थी, तो सब कह रहे थे देखो आप सब जो है रोज अपने बच्चों को जहर देते हो, आप जब भी बीमार होते हो पहले तो जबरदस्ती ठूस ठूस के खिलाते हो। एक ही कार्यक्रम में महिलाओं को बस सुबह से रात तक चर्चा ही एक है, क्या खाना है और कब खाना है। तो वो और कोई चर्चा ही नहीं करती घर में। अपने फ्रेंड से भी यही चर्चा होती है, बाजार जाती तो ध्यान में ये रहता है क्या लाना है खाने के लिए और कब खाना है। तो वो बोले कि पूरा हमारा रोजाना का जीवन ही खाने के आसपास ही घूमता है कि पहले ज्यादा खिला देते हैं, फिर बीमार पड़ जाते हैं तो एंटीबायोटिक के रूप में जहर जो है कीड़े मारने के लिए देते हैं। तो जो जहर कीड़े के लिए वो हमारे लिए भी तो जहर ही है। तो ऐसे में बोले एलोपैथी के जो जनक थे हिप्पोक्रेट, वो 17 साल बाद स्वीकार किए कि हम एंटीबायोटिक दवा जो बनाए कीड़े मारने के लिए ये ठीक नहीं है, इसकी बजाय तो हमको कीड़े पड़े ही नहीं ये व्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन तब तक वो एलोपैथी के लॉबी को लगा यार कि ये तो अच्छा खासा बाजार खत्म कर देंगे, तो उन्होंने घोषित कर दिया ये पागल हो गए, अब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। बोले वरना हिप्पोक्रेट ने कहा था, ऐसा राजीव भाई भी कहते थे, वो भी स्वास्थ्य कथा करते थे, तो वो ऐसा कहते थे कि इसका आविष्कार एलोपैथी का कैसे हुआ है, और बाद में इन्होंने भी उसी बात को और मजबूत किया। तो बोले कि कीड़े पड़े नहीं, तो हमने जो व्यवस्था बताई है सुबह कच्चा प्राकृतिक और शाम को पका, इसमें आपको छोड़ना कुछ नहीं है और आप सब कुछ खा सकते हैं, बस आपको थोड़ा ध्यान रखना कब क्या खाना है। अब उसमें उन्होंने जो बोला, जैसे आप कचौरी भी खानी, किसी को समोसा खाना, वो भी खा सकते हो आप, तो वो आप सुबह शाम के भोजन के बीच में खाना है आपको। तो वो फिर वो 14 घंटे में, मतलब उसके बाद जैसे आपने रात का भोजन किया तो समझ लिया 2 बार में कर दिया, एक बार दिन में किया। वो हमें वहां क्या करते थे कि 1 बजे कराते थे लंच, सुबह 10:30 बजे तो देते थे हमको वो जूस पत्तियों का, 1 बजे देते थे लंच, 3 बजे फिर खिलाते थे समोसा कचौड़ी या पोहा या ऐसा कुछ भी खिलाते थे वो। तो वहां तो वो इसलिए भी उनको सुबह से शाम के समय में सब कुछ खिला के दिखाना, भी सब कुछ खा सकते हैं, और 6 बजे कराते थे भोजन हमको। बोले घर पे आप जैसे भी करते हो भोजन तो उससे 14 घंटा गिन लेना आप। तो बोले समोसा कचौड़ी भी खाना तो उसमें आपको ये करना है कि उसमें 20-80 का रेशियो रखने के लिए 80% उसमें प्याज टमाटर दही कुछ ऐसा मिला दो, तो अन्न का पोर्शन 20% रह गया। तो खाली कोरा मत खाओ समोसा कचौरी, उसके साथ में मिला के खाओ, कड़ी टमाटर प्याज दही ऐसा करके। तो एक तो ये था। दूसरा मुझे कहना था कि जैसे ये जो भ्रम है हमारा, भोजन से शक्ति मिलती है, तो जो ज्यादा मेहनत करता है किसान या मजदूर, कैलोरी बर्न ज्यादा होती है, उसको ज्यादा चाहिए। तो बोले कि किसान से तो मेहनत कौन करता है? बैल करता है, उससे 10 गुना ज्यादा ही करता होगा। बैल क्या खाता है? पत्तियां खा रहा है। सबसे बड़ा शरीर किसका है? हाथी का। हाथी क्या खा रहा है? वो भी पत्तियां खा रहा है। सबसे ताकत किसकी है? शक्ति किसकी है? घोड़े की। हॉर्स पावर नाम ही हॉर्स पे पड़ा है,
वो क्या खा रहा है? वही पत्तियां खा रहा है। बोले जिनको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है वो सारे पत्तियां खा रहे हैं, पका हुआ नहीं, कच्चा खा रहे हैं, कच्चे में भी पत्तियां खा रहे हैं। तो पत्तियों का जूस आपको पीना है रोज। उसके लिए आपको रोज सुबह ये जितने पालक, धनिया, पुदीना और भी कुछ मेरे को याद नहीं, संध्या बनाती है ना, तो मुझे ध्यान नहीं, अमरूद के भी पत्ते लाती है, कभी तुलसी, फिर हार श्रृंगार, ऐसे कुछ तो पौधे हम लगा ही रखे हैं घर में। कुछ वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ पे और अब के जो हमने जहाँ खेती कर रखी वहां भी लगा देंगे। तो बोले बाजार में, और जिसके नहीं भी है खेत, को खास बात नहीं है, बाजार में जो भी पत्ते मिल रहे हैं वो ले आओ। सब्जियों के साथ में जो पत्ते मिल रहे हैं वो सब ले आओ और पत्तियों का जूस पियो आप। तो पत्तियों का जूस पीते हैं रोज सुबह। तो सुबह जूस से शुरुआत करनी है। फिर आप सलाद भी खा सकते हो, ये अंकुरित भी खा सकते हो। सलाद को बढ़िया मिक्स करके और नमक मिर्च और सब वो मसाला मसाला, चाट मसाला और प्याज डाल के बढ़िया बना के खा सकते हो। अंकुरित को वैसे खा सकते हो। फ्रूट भी 3 4 5 तरह के मिक्स करके वही बनाती है। मैं तो रसोई में जाता नहीं हूँ, तो वो बढ़िया, मतलब मैंने जिंदगी में फ्रूट नहीं खाए जितने पिछले 2 महीने में खाए हैं। और मुझे लगता है फ्रूट खाना चाहिए यार, पर समय ही नहीं है। सुबह शाम तो भोजन कर लिया, मिठाई खा लिया, जगह ही नहीं है। तो यहाँ पे अभी हो रहा, फ्रूट भी खा रहे हैं खूब, जिंदगी का मजा आ रहा है, पेट भी अच्छा भर रहा है और मन तो आप लोग भर ही रहे हैं। तो उनका कहना है जैसे दूध जो है वो आंच देखने के बाद एसिडिक हो जाता है। अब इसमें थोड़ा साइंस में अजय भाई ज्यादा होशियार है, तो वो मैंने पता नहीं किया गूगल पे जाके, पर आपके पास जानकर बताइएगा आप। एक तो ये अनाज एसिडिक बताया, सब्जियां एल्कलाइन बताया पकने के बाद, ऐसी दूध उन्होंने बताया कि एसिडिक हो जाता है आंच के बाद। तो इसलिए दूध कम लेना है। और टमाटर का एक बताया था उन्होंने खास, कि टमाटर बिना आंच के एल्कलाइन है, आंच के बाद वो एसिडिक है। तो टमाटर आपको कच्चा खाना चाहिए, सब्जी में डालना नहीं चाहिए, ऐसा उनका कहना था। पर फिर भी बोले तो वो ऐसा है कि हमको आदर्श की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, वो रास्ता बता रहे हैं जो आप आसानी से कर सको, वरना क्या फिर इतना याद रखना होता नहीं, फिर भूल जाते हैं, फिर हो ही नहीं पाता इस चक्कर में। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं छोड़ना है। जैसे मैंने पूछा भी, गेहूं की जगह आजकल कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट उससे मिलते हैं तो वो मोटापा पड़ता है, तो हम जो ज्वार बाजरा आजकल वो खा रहे हैं, फिर मिलेट भी मंगाए हैं। तो बोले देखो ऐसा है कि मैं वो रास्ता बताता हूँ जो कम पैसे वाला व्यक्ति भी कर सके और घर में जो है उसी से कर सके। वरना क्या होगा कि वो फिर 2 4 दिन तो जोश में कर लेता है, बाद में फिर कर नहीं पाता है। और घरवाली को बनाना होता है, इसलिए घरवाली भी साथ में आए और वो भी सब सुने। तो ऐसा करके उन्होंने ये बताया। तो अब उपवास में उन्होंने बताया, जिस उपवास जब करते हैं, और शुरू में भी हम जब पहली बार जाते हैं तो कुछ दिनों के लिए हमको एनीमा और उसके लिए कहते हैं, वमन के लिए। तो वमन का मतलब है कि सुबह उठते ही ज्यादा पानी पियो तो उल्टी हो जाए, इतना पियो तो आपके आमाशय की सफाई हो जाएगी उससे। और एक शुरू में वो 21 दिन एनिमा लेना है सुबह शाम और मलाशय की सफाई के लिए। और फिर 21 दिन के बाद बचे हुए 19 दिन और 40 में से वो भी शाम शाम को। तो बोले शरीर की आदत पड़ जाएगी, जितनी बार भोजन कर रहे हैं उतनी बार मलाशय साफ करना है। तो 40 दिन में मोटा मोटा आदत पड़ जाती है शरीर की। तो बोले कि सुबह खाया शाम को पच गया पेट साफ, शाम को खाया सुबह 14 घंटे वो भी पच गया। तो ऐसे करके आपके बिल्कुल सिस्टम ही क्लीन रहेगा पूरा। तो उपवास सप्ताह में करना चाहिए, ऐसा मानना है। सबसे बढ़िया उपवास है पानी वाला। अगर नहीं कर सकते तो जूस वाला करो, वो भी नहीं कर सकते तो कच्चा खाओ दोनों समय। तो सप्ताह में कम से कम एक बार ऐसा करना चाहिए कि दोनों बार कच्चा खा रहे हैं आप, या पानी वाला जूस वाला कर रहे हैं। तो उसमें त्वचा की सफाई नहाने से, इसलिए सुबह शाम नहाना चाहिए। और नहाना बोले कि देखो अभी हो क्या रहा है, रात को सोने के समय हमारा बिस्तर साफ होता है, बिल्कुल चादर साफ होती सब, तो हम सुबह नहाते हैं। और सुबह नहाने के बाद दिन भर हम धूल में रहते हैं, शाम को नहाते ही नहीं है। बोले शाम को नहाना ज्यादा वैज्ञानिक है,
ज्यादा आवश्यक है। तो बात तो मुझे ठीक लगी उनकी। तो वो कहते हैं सुबह शाम नहाना चाहिए, ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और ठीक है, ठंडे ज्यादा हो, थोड़ा हल्का नवाया कर लो, ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए पानी। ज्यादा गर्म से ये भी सवाल मैं पूछा पर वो बताया नहीं। आप बता रहे अजय भाई, मैंने गूगल पे ढूंढा नहीं, और थोड़ा मैं कमजोर हूँ इस चीज में कि गर्म पानी से वो कह रहे थे कि स्किन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो फिर कुछ बोल रहे थे जो मैं पकड़ नहीं पाया बात को। तो मैंने कहा थोड़ा पूरा अपने समझ बने तो किसी को कहते हैं तो अपने पास भी सवालों के जवाब रहने चाहिए। तो एसिडिक और एल्कलाइन के बारे में, और एक ये स्किन डेंसिटी के बारे में, तो उनका भी ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो उपवास में 4 बताए। त्वचा की सफाई नहाने से, आमाशय की सफाई वमन से। तो पहले वो रोजाना करवाते हैं 7-10 दिन तक, फिर बाद में सप्ताह में 1 दिन करना है आपको खाली। तो वो तो 1-2 मिनट की क्रिया है, खास बात नहीं। 3-4-5 गिलास पी लो तो, और उसमें हल्का सा नवाया करके नमक डाल दो तो जल्दी आ जाती है, उल्टी हो जाता है। और मलाशय की सफाई एनिमा से, और मन की सफाई वो ध्यान से बोलते हैं। तो उसमें ठीक है, मन वाला पोर्शन उनका वैसे भी जो है आस्था वाला है, उसमें 7 तक वो इतना डोज देते हैं महिलाओं को। अपनी कमाई का 10 मुनाफे का 10% आपको देना है, और किसी अंधे विकलांग को नहीं देना है। ईश्वर अंधे विकलांग नहीं है। ये सदुपयोग जो है हमारे यहाँ दे दो। फिर वो यूं नहीं बोलते हमारे दे दो, वो कहते तो हैं भी कहीं भी दो जहाँ आपकी इच्छा हो, पर सामान्य आदमी जिससे प्रभावित होता है उसी को देता है। तो मैं देख रहा था वहां लिफाफे में लोग भर भर के दे रहे थे, जो पहले से भी जुड़े हुए हैं वो भी दे रहे थे। फिर वो कहते हैं तो 20% इसको वापस प्रसाद के रूप में लौटाते हैं, कुछ एक बैग देते हैं सबको वापस वो। तो उसमें कुछ रहता होगा प्रसाद साथ। 80% से वो कुछ बोल रहे थे, 20% आश्रम की व्यवस्था में खर्च होता है, 60% हम कुछ सामाजिक काम करते हैं, और ऐसा करना चाहिए। मुस्लिम समाज में इसको जकात बोलते हैं। और ऐसे कुछ कह रहे थे। अगर वो पोर्शन आस्था वाला था, उसमें चर्चा करने को मतलब नहीं है, और मैं उससे सहमत भी नहीं था। और रामायण के बहुत सूत्र बताते हैं, बहुत सारे सूत्र बोलते ही रहते हैं कि देखो जो बोलना सब रामायण में लिखा हुआ है वगैरह वगैरह। तो लिखा होगा। जो बात दमदार लगी मुझे ये, जैसे वो कहते हैं कि उल्टी होने पे हम दवा लेते हैं डॉक्टर से, उल्टी रोकता है। तो उल्टी शरीर अपने आप को ठीक कर रहा है, तो आपको उसमें वमन क्रिया करनी, और पानी पियो, नमक डाल के नवाया पानी, हल्का गर्म पानी। उल्टी और हो जावे, शरीर को मदद करो उस समय आप। ऐसी दस्त होती है, एलोपैथी उसमें दवा देती है दस्त रोकने की। दस्त भी शरीर की बीमारी नहीं है। दस्त शरीर अपने आप को व्यवस्थित कर रहा है, आपकी अज्ञान के कारण जो है व्यवस्था आई उसको ठीक कर रहा है। तो दस्त हो रही तो एनिमल हो आप। तो बात मुझे थोड़ा ये बात तो दमदार लगी उनकी। तो ये करना चाहिए। और सुबह उनका मानना है कि तो वो सिस्टम से चलोगे तो सुबह आपको पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाद में। जो हम सुबह उठते बहुत से जगह पढ़ते रहते हैं ना कि पानी पीना चाहिए, ज्यादा पीना चाहिए, सुबह नहीं पीना चाहिए। ऐसे रात को भोजन के बाद नहीं घूमना चाहिए। रात को वो तो कहते हैं भोजन के बाद घूमने का मतलब है मौत को बुलावा। हालांकि हम सुनते आए हैं कि थोड़ा बहुत टहलना चाहिए, तो हल्का हल्का टहलो भले ही, लेकिन मुझे उनकी बात ठीक लगी कि सारा ब्लड सर्कुलेशन 60% तो उधर हो रहा है आमाशय की तरफ, तो तेज घूमना तो बिल्कुल वर्जित है। तो वो नहीं करना चाहिए। और बाकी उन्होंने कुछ डेटा वेटा भी दिए हैं जो अच्छे थे। अब मैं पूरी तो लिख नहीं पाया कि वो इस पे उनका फोकस कम रहता था, रामायण के सूत्र पे ज्यादा रहता था। जो वो संस्कृत में होते थे तो वो समझ में भी नहीं आते थे, और मुझे वो आस्था में जाना भी नहीं है। तो कहते भाई गाय से पत्ते खाती है, उसको कैलोरी ज्यादा चाहिए, वो भी उसको मिल जाती है। और दूध भी पत्ते खा के दूध बना देती है, जबरदस्त मशीन है। ऐसे भी लोग बताते हैं भी किसमें कितना कैल्शियम है, और वो आप कोई भ्रम हो कि दूध में या तो कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। तो उसके लिए ये देखो इन पत्तियों में, गाय के दूध में अगर 140 कैल्शियम है तो शलजम की पत्ती में 800 कैल्शियम है। ऐसा कुछ उन्होंने वो शायद पुस्तक में लिखा भी होगा, मैंने पढ़ी नहीं वो, पर बात यूं दमदार लगी मुझे। और ऐसे में मोटा मोटा मेरे ख्याल में इतना ही मुझे कहना था। और ऐसे में मेरा विषय तो पूरा हो गया। हाँ, एक एक बात और याद आ गई उनका, जैसे देखो
व्यवस्था की अद्भुत है शरीर की, कि बीमार पड़ा तो पहले बीमारी में चूंकि भोजन कम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, जिससे उपवास हो जावे तो उससे जल्दी ठीक हो जावे। तो प्राकृतिक रूप से शरीर में जीभ का स्वाद खराब होता है। जीभ का स्वाद जो आपके लिए एक इंडिकेशन है कि भोजन मत करो भाई, स्वाद नहीं लग रहा है। पर होता क्या, फिर हम घर की माएं मानती नहीं है, मसाला डाल के बढ़िया चाट मसाला डाल के, अरे भाई स्वाद खराब हो रहा है, ये ले बढ़िया। तो फिर वो प्रकृति वापस, जो प्राकृतिक रूप से शरीर जो है वो मुंह में छाल कर देता है जब मसाला युक्त खाते हैं। तो वो सेकंड एक तरह से बैरियर है, इंडिकेशन है। जैसे वो सोमभाई बताते हैं ना कि बेहोश होना और कोमा नहीं, वो पागल होना, ये दोनों सेफ्टी वाल्व है। वैसे उन्होंने बताया कि पहले जीभ का स्वाद खराब होगा, फिर भी मानते नहीं, मसाला ना खाते, फिर छाले हुए रहते हैं, फिर मानते नहीं, चलो अब तो दूध पिलो यार, ब्रेड खा लो, अरे भाई बीमार हो गए, कमजोरी आ गई, कुछ तो खाओ। तो घर की पत्नियां मतलब माएं मानती नहीं है। तो प्रकृति का तीसरा बैरियर है टॉन्सिल करती है, जिससे आप उस समय बीमारी में उपवास करें, लेकिन हम मानते नहीं है, फिर बीमारी पक्की हो जाती है टॉन्सिल। तो ऐसा उन्होंने ये बताया। तो मेरी बात पूरी हुई। अब आगे किसी और कुछ वो संवाद में चर्चा कर सकते हैं हम। मैंने बुक शेयर करी है, वो आपने जो बोला इसी से मैं से जुड़ा हुआ एक ये डॉक्टर चौहान जो है वो गई है, तुम्हारी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज यार थोड़ा हिलो ना। हेलो, अब आ रही है? ये हेलो, अभी ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है अभी भी, बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, पकड़ में नहीं आ रही है। हेलो, हाँ बोलो बोलो, कुछ लाइन बोलो तो समझ में आएगा। अब आ रही भैया, आवाज ठीक आ रही है? आप ठीक आ रही, पहले से बेहतर। हाँ, तो मैंने एक ग्रुप में एक बुक शेयर की है, तो आपने जो बोला है उससे शेयर की है। एक ग्रुप से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उसके अंदर ये बुक्स आई थी जो इससे रिलेटेड। तो आप गुजराती में भी है किताब, एक दो किताबें और भी भेज रहा हूँ मैं, तो गुजराती में है, और बाकी एक हिंदी में जो गुणकारी पत्तियां और भोजन प्रथा में सरल परिवर्तन। तो जो अभी सुनील भैया ने बोला है उससे रिलेटेड जो, क्योंकि एक ग्रुप से मैं जुड़ा हूँ, नवी भोजन प्रथा। तो गुजरात के जो मित्र हैं वो चाहे तो वहां भी पता कर सकते हैं, बीवी चौहान करके हैं, डॉक्टर बीवी चौहान। गुजरात में इसको गोपाल शास्त्री नॉर्थ में कर रहे हैं, गुजरात में बीवी चौहान करके इसको फॉलो कर रहे हैं, मतलब प्रसार कर रहे हैं। वो आप देख सकते हैं, बस इतना ही कहना था। हाँ वो क्या, अब देखो बहुत से लोगों ने ऐसा शुरू किया, तो चौहान जी का मैंने पहले सुना था, एनडीएस करके है, न्यू डाइट सिस्टम। चौहान जी का ही है, उनको 14 बीमारियां थी और वो कई सारी गोलियां लेते थे सुबह शाम में, वो सब उन्होंने फिर ऐसे पढ़ पढ़ के यहाँ पहुंचे। तो खैर यहाँ पर जीन विद्या, यहाँ ये फर्क है कि जीन विद्या में कहीं एक दूसरे के खिलाफ कुछ बोला नहीं जाता। ये यहाँ किसी ने सवाल रखा था, ये चौहान जी, तो शास्त्री जी कह रहे थे यार कि वो ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, हम सही बताते हैं, वगैरह वगैरह जो भी है। खैर मोटा मोटा ऐसे बहुत से लोग, और गुजरात में इसका ज्यादा प्रचार प्रसार है ऐसा। कंसेप्ट तो एक ही है भैया, वैसे दोनों मैंने पढ़े हैं, हाँ कंसेप्ट में कहीं कोई चेंज ही एक नहीं है। एक ही है वो, तो बस वो उनको चूंकि 10% लेना है, तो इसने बोल दिया यार वो ऐसा बताते हैं, ये ऐसा बताते हैं, वो ठीक नहीं है। बाकी गुजरात में ज्यादा है इसका, एनडीएस का भी, और डॉक्टर गोपाल शास्त्री के भी ज्यादा होते हैं शिविर। और मेहनत तो उनकी अद्भुत थी, समर्पित बहुत थे, शाम को बीमारी भी देखते थे, और जब तक सबकी बीमारी नहीं देखते तो भोजन नहीं करते थे। लेकिन खतरनाक अहंकार भी था, तो उसमें मुझे व्यवहार अभ्यास का मौका भी मिला वहां पे। मैं वास्तव में मैं किसी से अप्रभावित होकर रह सकता हूँ क्या, तो मैंने प्रयास किया। अनिरुद्ध भी आया था एक दिन शायद आदित्य भी आया था, और उन्होंने 2-3 बार सार्वजनिक रूप से मेरे को टोका, अपमानित किया, लेकिन मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे तो ये पूरा समझ लेना है कि यार अपने बीमार ना पड़े, बाकी काम तो जीन विद्या कर ही रही है, और उसी से ही आगे की यात्रा होगी, तो इसमें इसलिए ज्यादा परेशान ना हो। तो अब आप कोई बात कर सकते हैं दूसरे। बहुत बढ़िया भैया।
चौहान जी का जो है ना वो केवल और केवल कच्चे पे ही है, वो पके को बिल्कुल ही मना कर देते हैं, है ना। इसमें कम से कम 20% अपन ले रहे हैं पका हुआ, ऐसा अंतर दिख रहा है। बट मैं, क्योंकि मैंने कुछ दिन मंगाया भी था उनका, चौहान जी का अपने यहाँ, वो टिफिन सिस्टम है, बट ये बढ़िया लग रहा है। मतलब मुझे लग रहा है कि काफी लोगों ने बहुत। ये आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है, आप कहाँ पर है? सूरत में नहीं है क्या? घर पे आवाज ही नहीं आ रही है आपके तो। ये मेरे को लगता है चेतना दीदी का माइक ऑन है, तो डिस्टरबेंस शायद वहां से आ रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग एक रहा बार है माइक बंद कीजिएगा। हाँ अब ठीक है भैया। हाँ, तो अजय भाई वो नहीं, जिसे वो बोला ना शाम को पका, उसमें 100% पका हुआ है, 20% अनाज है। सब्जियां भी आप पकी हुई खा सकते हो उसमें। तो इनका थोड़ा व्यवहारिक ज्यादा लगा कि जो हम घर में आसानी से इम्प्लीमेंट कर सके हैं। और नहीं भैया, जो चौहान जी वाला है उसमें भी यही सिस्टम है। मैंने उस बुक को पढ़ा एक बार, मैंने बुक भेजी, आप पढ़िएगा। उसमें भी यही लिखा हुआ है। उसमें पेज नंबर 49 पे ये लिखा है कि नई भोजन प्रणाली में रात्रि का भोजन जैसे हम रेगुलर करते हैं वैसे ही खाने की अनुमति दी है। विशेष कुछ अलग पद्धति की जरूरत नहीं है। फिर भी रात के भोजन में अनाज, धान, दालों का प्रमाण कम से कम 20 से 30% और पके हुए साग सब्जियों का प्रमाण 70 से 80% रखना जरूरी है। ऐसा नई भोजन प्रणाली में बताया गया है। तो सेम ही है भैया। बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और हाँ, वैसे सेम ही होना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे की आलोचना से मुझे समझ में आ गया कि वो सेम कर रहे हैं तभी आलोचना होती है, अगर सेम होगा नहीं तो आलोचना ही नहीं करेंगे। तो बाकी वो पक्ष तो बहुत ही खराब था, मैंने उनको कहा भी। और आखिर के दिन, 7वें दिन जो है समीक्षा के समय, नहीं वो आखिरी दिन, वो थोड़ा सा कुछ लोगों को खड़े होकर बोलना होता है अभी कि आपको कैसा क्या लगा। तो मैंने पर्ची भिजवाई, फिर मेरे को बुलाया था, तो मैंने जो अच्छा पक्ष था अच्छा ही कहा कि वास्तव में समर्पित तो पूरे हैं वो इस लक्ष्य के लिए कि लोग स्वस्थ रहें, और इतना समर्पित हैं कि सोते 3-4 घंटे ही हैं वो। रात को फिर वो वन मैन शो है उनके यहाँ पर, बाकी सब तो ठीक है, संगठन है, वो मुखिया है, जो भी है। तो वो रात को जैसे लोग भोजन करते हैं उस समय मरीज देखते हैं, एक एक मरीज देखते हैं, पूरा समय देते हैं। और 2-4 बीएमएस जो और थे उनको ट्रेनिंग देते रहते हैं, भाई लिखो, चलो लिखो, इनका मैंने सिखाया था वैसे लिखो, और फिर क्या कमी बताते रहते हैं। और फिर उसके बाद ही भोजन करते हैं। तो खुद भली ठंडा भोजन हम सब गर्म कर रहे थे, वो ठंडा भोजन करते थे रात को के बाद 10 बजे। और फिर उसके बाद जितने मैसेज उनके पास आते हैं, फोन आते हैं, उनके जवाब देते हैं सवालों के। तो 2-2:30 बजे सोते हैं, सुबह फिर उठ जाते हैं। तो समर्पण जबरदस्त था, लेकिन अहंकार भी जबरदस्त था, टोकना जबरदस्त था। तो मैंने कहा भी, मैंने कहा देखो आपके टोकने के कारण लोग सवाल ही नहीं पूछ रहे हैं, और मैं तो खाली ये कहूंगा इसमें थोड़ा सा प्यार बढ़ा दो। आप डांटो लोगों को, लेकिन प्यार तो बढ़ाओ। और आप चाहें तो हमारी भी थोड़ी एक यात्रा है, और मैं इस पर थोड़ा आपसे बात करना चाहता हूँ अकेले में, जैसे भी आप बोलोगे। तो उन्होंने ताली वाली तो बजा दी, लेकिन उन्होंने समय बताया नहीं। फिर मैं उनके कमरे के बाहर भी गया, इंतजार किया, और मरीज उरी बैठे रहते हैं। तो फिर वो, मुझे लगा वो इतने ज्यादा डूबे भीगे घिरे हुए हैं इसमें कि उनके लिए ये पकड़ना भी संभव नहीं होगा कि नया कुछ अनुसंधान आ गया। तो फिर मैंने ऊर्जा नहीं लगाई, हालांकि प्रयास मैंने पूरा किया, 7 दिन में कभी समय मिल जावे तो उनको थोड़ा जीवन विद्या के बारे में बताया जाए। पर मुझे लगा उनकी संस्था ही इन एक डॉक्टर पे टिकी हुई है, सारी संस्था वहां जो बनी हुई है मेरठ में। तो ऐसे में वो अब उनके भी काफी शिष्य हो गए, काफी पैसा आ ही रहा है, कुछ काम हो भी रहे होंगे वहां पे, मुझे मालूम नहीं। तो ऐसे में मुझे लगा वो शायद ठीक है, कभी उचित अवसर आएगा तो कहेंगे जीवन विद्या के लिए। जैसे कल भी मैं गया था संत के पास, तो अपना तो प्रयास है भी, अपना भी अध्ययन करें, दूसरों को मौका दें, क्योंकि अपनी पात्रता कम और अपन अनुभव संपन्न नहीं हो पाए, उसके पहले दूसरों को मौका भी नहीं दे। मैं तो मेरे को थोड़ा ऐसा लगता है यार कि अपन दूसरा अन्याय क्यों करें। तो दूसरे की इसलिए वो कोशिश भी जारी रहती है साथ में। तो ऐसे में यहाँ मैं सफल नहीं हुआ, डॉक्टर गोपाल शाह से समय मिला नहीं मेरे को। लेकिन अभी कल मैं महाश्रमण जी के यहाँ गया, परसों भी गया था, तो उसमें वो मनन मुनि है, अजय जैन जी लेट आए थे। तो आपके आपके पास भेजूंगा मैं एक व्यक्ति, अगर वो आना चाहेंगे तो पहले वीडियो भेजूंगा, सुनेंगे, फिर वो सूरत के ही हैं।
तो एक दिनेश मुनि है महाश्रमण जी के नीचे। तेरा पंथ में मूर्ति पूजा नहीं है, सबसे सर्वोच्च पद पर संत ही होते हैं। तो पहले आचार्य तुलसी थे, फिर आचार्य महाप्रज्ञ हुए, अब उनके बाद ये आचार्य महाश्रमण जी हैं। तो इनके नीचे जो दिनेश मुनि है वो बुजुर्ग हैं, उनको मैंने बताया तो वो तो काल चक्र पे छोड़ दी गई, यार काल चक्र है 18,000 साल और लगेंगे अभी इस धरती पे, उसके बाद मानवता आएगी वगैरह वगैरह। खैर फिर वो उनको एक पुस्तक दी मैंने कहा पढ़िएगा जरूर इसको। करीब उनसे भी पौने घंटा बात करी मैंने। तो उनके जो जिस परिवार से वो बने हैं मुनि, वो सूरत का परिवार, वो भी आया हुआ था संयोग से। तो पुरुष तो नहीं पकड़ पाया, महिला ने मुझे बोला बाद में रोक के, भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो बोले कि इस समय धर्म तो कहीं बढ़ ही नहीं रहा है और आदमी स्वार्थी हो गया है। पढ़ा लिखा आदमी को अनपढ़ की तुलना में देख लो, ज्यादा चालाक और ज्यादा घमंडी दिखता है। सारी बातें सही है। तो मैंने उनका नंबर ले लिया, तो उनको मैं वीडियो भेजूंगा, और वो सूरत की है। तो मैंने कहा अभी हमारे कुछ मित्र वहां पर हैं, फिर आप वीडियो सुनो, आपको अच्छा लगे तो फिर मिलवाएंगे आपको। और उनके नीचे एक मुनि है मनन मुनि, वो यंग ही है, मेरे ख्याल में होंगे 30-35 साल होंगे जो भी। तो उनको 1 घंटा परसों भी बात करी मैंने, वो कपड़े धोते रहे और बोले बैठ जाओ आप बातें करो, बताओ जो बताओ सब। और अच्छा लगा उनको, बार बार वो पूछ भी रहे थे। कल भी मुझे बुलाया 8:30 बजे रात को, मैं गया था, तो करीब पौन घंटा फिर बात हुई। जो चेले थे चेलों से तो खुद बिठा दिया, मेरे से बात करते रहे। फिर बोला यार मुझे परिभाषा संहिता भी लाके दो, और मुझे वो संविधान भी लाके दो, और मुझे अनुभूति वाली पुस्तक भी लाके दो। तो मैंने कहा आप कहो तो मैं वीडियो भी सुना सकता हूँ, मेरे मोबाइल में सुना दूंगा आपको मैं। तो बोले यार हम ऐसा सुनते नहीं हमारे तेरापंथ परंपरा में, लेकिन फिर भी पहले चलो ये पढ़ लेते हैं, बाद में देखते हैं। हम पर्दे पे कुछ देख सकते हैं, डायरेक्ट नहीं देखते, पर्दे पे देख सकते हैं। तो खैर वो जो भी बंधन है, तो उसमें आगे अगर बना, अभी तक तो वो बहुत पॉजिटिव दिखे। और जिन सवालों को लेकर आदर नागराज जी गए थे, मैंने वो सवाल भी रखे उनके सामने, तो उन्होंने कहा ये बात मुझे पकड़ में आ गई भी, चुनाव लड़ना नहीं है, करना है। मानव जाति बढ़ गई इसके चक्कर में। तो संगठन के बारे में वो कह रहे संगठन बनाओ, तो संगठन का तो बता दिया, संगठन शासन ये तो सब समस्या की जड़ है। ऐसा करके उनको भी अच्छा लगा। देखते हैं, कोशिश है भाई। अपने तो कुछ लोगों को बोल पाते हैं, वो लाखों लोगों उनके पास आते ही हैं। तो अगर वो भी ये बात बोलने लगे, ऐसे कई संत बोलने लगे, जैसे ज्योति जी ने कहा था कि मैं नादौरम कहा था सोमवार के शिविर में फीडबैक में, एक दिन दरबार में करवाऊंगी मैं। ये दरबार मतलब सिंधी समाज का जो भी होता है, तो जैसे इनको संकल्प इन्होंने लिया, भी कुछ महीने लग सकते हैं, करवाऊंगी मैं। इसकी वहां जरूरत है। वैसे मुझे भी लग रहा है अभी कि कई संत बोलने लग जाए तो उसमें गलत क्या है। तो प्रयास करते हैं, उसमें अपने भी गैप पता पड़ते हैं यार, कहाँ अटके अपन। तो ज्योति जी साहब हम वहाँ एक जैन संत के पास और गए थे पुष्कर में। तो जब भवन बुक कराने गए थे, तब हम वहाँ सुदर्शन मुनि जी हैं, उनका भी चतुर्मास चल रहा है, तो उनको भी 2 पुस्तक देके आए हैं, फोन नंबर देके आए हैं। अब अच्छा लगेगा तो वो बुलाएंगे, वरना 14 तारीख को फिर वापस उनकी जान खाएंगे। देखते हैं, अपना प्रयास है। बात तो उनको भी ठीक ही लगी, हालांकि सभी अंदर से निराश ही है कि यार कुछ हो तो रहा नहीं है। तो मैंने कहा देखो आप भी सब कुछ छोड़े हो ना, तो चाहे बिजनेसमैन हो चाहे संत हो, असफलता तो कोई नहीं चाहता है। इस शरीर यात्रा के पहले जैसा सपना है वैसा पूरा होते हुए दिखे तो सही। तो दोनों ने आंख में आंख डाली, मतलब उनको लगा यार बात तो ठीक कर रहे हैं। तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। अब अजय भाई, वो कुछ साइंटिफिक जो सवाल थे मेरे, मैंने पूरा पढ़ा नहीं आगे। नहीं, तो आपने वो बोल दिया। ये 2 मुद्दे में देख लूंगा। जो वैसे सही कह रहे हो भैया, ये लोग इतने लोगों के साथ बात करते हैं ना, तो जैसे टमाटर का एसिडिटी और आप बता रहे बेसिकनेस, ये सब सही होगा भैया उनका कहना? नहीं सही तो होगा, लेकिन थोड़ा उसका और बेस पता पड़ जाए तो मैं आप बोलने में नहीं अच्छा देख रहेगा। लेंगे इसको, और है ना क्या होता है। दूसरा जो अनिरुद्ध भाई ने कहा, ये सही है कि मतलब उसमें शायद पक्का भोजन में केवल एक टाइम का ही बोला था शायद, इसलिए एरर हुई होगी। वो भी 2080 वाला ही होगा फिर सिस्टम, जो अनिरुद्ध भैया बता रहे चौहान जी का। बिल्कुल ठीक है। मैं स्टेशन पे हूँ तो आवाज ज्यादा आएगी बैकग्राउंड में, तो अपन बात कर लेंगे, और है ना। तो मनन भाई का आपने जो नंबर दिया, तो मेरे से आएंगे मिलने तो मैं मिल लूंगा बिल्कुल, या मैं खुद चला जाऊंगा, आप मुझे दे देना। ओके ओके ओके। तो आप गुना जाके दिवाली तक वहीं है क्या आप? हाँ भैया, मैं 12 तारीख को वापस आऊंगा सूरत। हाँ, अपनी गोष्ठी तो रोज चलेगी ना सुबह? हाँ, गोष्ठी रोज चलेगी। ठीक है ठीक है, ओके ओके ठीक है। तो भाई साहब दूध का क्या बताया, दूध पीना ही नहीं है क्या? हाँ, उनका कहना है कि तो दूध एक मनुष्य को छोड़ के कोई भी
जानवर खाली अपनी माँ का ही दूध पीता है, मनुष्य जो है वो दूसरे की माँ का भी पीता है। तो ऐसे में जानवर का हम पी लेते हैं। तो ऐसे में वो उनका कहना था, फिर भी उन्होंने जैसे अपने छोड़ना नहीं बोलते ना, वैसे उन्होंने बोला भी ठीक है 20% ले लो उसको भी, दूध से बने हुए उत्पाद 20% में शाम को पके हुए में। तो 100% मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जैसे अभी सुबह छाछ पी लेता हूं मैं, कि थोड़ा लिक्विड भी चाहिए उसमें, कुछ जूस तो पहले हो जाता है मेरा। तो ठीक है, मतलब उसमें कहने मतलब है जितना हम कर पाते हैं उतना हम बीमारी से बच पाते हैं। और फिर जब कहीं वापस बीमारी अगर आ जाती है तो पकड़ में आ जाता है कहाँ हमने नियम को छोड़ा। तो नियम का विरोध ही या नियम के विरुद्ध ही जाना ही दुख है, ऐसा कुछ बोला गया ना अपने सूत्र में, नियम का विरोध ही दुख है। तो नियम का विरोध करेंगे तो दुख होगा। तो देख लेते हैं आगे, तो बैलेंस बन जाएगा आगे थोड़े दिनों में। एक तो मेरा कहना था, एक मैं इसमें भैया एक चीज और ऐड करना चाहूंगा मैं, अगर आप बोलने तो। हाँ इसमें बोलो। जो उन्होंने बोला है कि जैसे गाय का दूध या हम किसी भी जानवर का दूध लेते हैं, उसका डिजाइन ऐसा होता है कि एक तो जल्दी जल्दी शरीर बड़ा होता है। जैसे गाय के बछड़े को देखो आप, बच्चे तो 5 या 6 साल में वो बछिया पूरी बड़ी हो जाती है। एक तो ये चीज, उससे हमारे शरीर में मल्टीप्लिकेशन जल्दी होता है। तो एक समय के बाद में छोटे बच्चों को आवश्यकता होती है, उसके बाद में आवश्यकता खत्म हो जाती है, क्योंकि हमारी सेल्स जो है वो बनना बाद में बंद हो जाती है। बाद में सेल्स नहीं बनती है, नहीं मतलब सिर्फ रिपेयर मेंटेनेंस जैसा होता है, ग्रोथ नहीं होती है शरीर में। तो इसलिए भी एक तो दूध के लिए बोला था कि छोटी आयु तक ठीक है, अगर 10-15 साल तक या 20 साल तक बच्चा जो पीता है, 15 साल तक पी सकता है, 20 साल तक जो एक उसमें कैलकुलेशन दी थी कि जब तक आपका शरीर बढ़ता है उसके बाद में आवश्यकता नहीं होती, वो आपको फैट ही बढ़ाएगा। अनाज के लिए भी ऐसा ही था कि अनाज और दूध दोनों का काम यही, तो उसकी आवश्यकता कम है, इसीलिए उसको 20% में लिया जा सकता है। ये मैंने उसमें पढ़ा था। हाँ, इसमें भी ऐसा ही है कि शायद मैं भूल गया, 15 साल की उम्र के बाद शरीर की ग्रोथ नहीं होती, या 20 साल ऐसे बोला था, 15-18 कुछ बोला होगा, 25 साल बोला गया। हाँ, 25 साल के बाद, ये संध्या भी कुछ कुछ टाइम थी ये, तो उसके बाद खाली रिपेयर मेंटेनेंस ही होता है। इसलिए उतनी ऊर्जा की शक्ति की जरूरत नहीं है जितना 25 के पहले होती है। तो 25-30 के बाद वालों को तो ये करना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। तो ओवरऑल ठीक है। और कल मैं अजय जैन जी से कहूंगा भी थोड़ा सा इस विषय पर बात करेंगे कि वो क्या हुआ। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो बोलो। वो समाधान पे जैसे महेंद्र भाई ने अच्छा पूछा, तो मैं वो समाधान का मतलब क्या समझे भाई, तो मैं यही बोल पाया भी कि हर स्थिति परिस्थिति में क्यों और कैसे का जवाब आ जाए। क्योंकि मन सुख चाहता है, सुख एक भाव है, स्वीकृति का भाव है। तो स्वीकृति का भाव जो होता है उस क्षण में हमको सुख का अनुभूति होता है। निरंतर सुख चाहिए तो निरंतर स्वीकृति के भाव में रहना पड़ेगा। निरंतर स्वीकृति के लिए हमको व्यवस्था को समझना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था के लिए स्वीकृति होनी चाहिए, तभी तो सुखी होंगे। तो व्यवस्था को समझना है, जीना है और समझाना है। तो व्यवस्था को समझना, जीना, समझाना जो है, तो व्यवस्था समझने का मतलब इसी समाधान बोला, तो उसमें इस समाधान की परिभाषा और किसी प्रबोधक से सुनी या मैंने कहीं पढ़ी कि हर स्थिति में या हर परिस्थिति में, क्योंकि स्थिति तो अपने स्थिति गति वाला हो जाता है, इसलिए हर परिस्थिति में क्यों और कैसे का जवाब आ जाए। तो उन्होंने अच्छा पूछा, यार क्यों और कैसे क्या, तो मैं वहां अटक गया। मैंने कहा क्यों और कैसे मतलब वो परिस्थिति क्यों और कैसे। तो मैं ये तो समझ पाया था कि जैसे किसी, मैं सुबह से शाम के जीवन में कहीं भी अटक रहा हूं, कोई मेरे पास समस्या लेके आया या कहीं समस्या दिख रही मुझे, तो मेरे उस पास उस समस्या का समाधान अगर है तो मैं परेशान नहीं होऊंगा, तो मैं स्वीकृति भाव में रह पाऊंगा, तो मैं सुखी रह पाऊंगा। तो हर समस्या का समाधान आ जाए। तो आदरणीय नागरिक समाधान शब्द का उपयोग जो किया वो ये इसीलिए किया है, तो वो क्यों और कैसे का हर परिस्थिति मेरे को जवाब आ जावे तो मैं स्वीकृति भाव में रहूंगा हमेशा, तो हमेशा सुखी रहूंगा। तो थोड़ा समाधान पे और अपन चर्चा करेंगे, मुझे थोड़ा और समझना है इसको। ये बढ़िया उन्होंने मेरा गैप देखा,
तो इसमें चाहे तो आज आप जवाब दें चाहे कल दें। भाई समाधान बराबर सुख बोलते हैं ना, तो जो व्यक्ति शिविर के बीच में अचानक आता है 30 से 14 दिन, वो पकड़ नहीं पाता समाधान क्या होता है। सुख तो अभी तो कहीं और देख रहे थे अपन, ये समाधान। तो समाधान को सही परिभाषित कैसे करें वो थोड़ा अजय भाई बताएंगे, जो भी बताना चाहें। हाँ बढ़िया है, तो ये तो अपन कल बात कर लेंगे, इसमें टाइम तो हो गया है ना। और समाधान एक तो भाषा के रूप में हो, दूसरा जीने के रूप में हो, है ना। तो मुद्दे हैं, तो एक है भाषा के रूप में होना और एक है जीने के रूप में होना। बट बढ़िया, इस पे बात करेंगे, तो इम्पोर्टेंट है ही। इसका लंबा जवाब है क्या जो कल पे टाल रहे हो आप? हाँ मतलब थोड़ी सी बात तो करनी पड़ेगी अपने को, हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है ना। चल नमस्कारम। अच्छा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग डालना जो दशरथ भाई को रोज जा रही है कि अपनी?